कैसे हैं? चलिए आज हम केमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th वाला उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से गुजर रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया कि बोहर ने हमें ये बता दिया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। राइट हमने वेलोसिटी पता कर ली थी 2.188 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने ये पता कर लिया था इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन हमने इस माइनस का मतलब भी समझा था कि इनफाइनाइट से जब इसको लेकर के आए होंगे तो इतनी एनर्जी ये लूज कर चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के साथ बंध गया है। अब अगर मुझे इसको आजाद करना है तो मुझे इनफाइनाइट पर पहुंचाना है, तो इतनी ही एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। और उसमें मैं एक चीज फिर से इंपॉर्टेंट है जो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल से दूसरे वाले शेल की तरफ जाता है तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी होती है hc/λ E2 - E1। और जब ये वहां से नीचे आएगा तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो भी होगी hc/λ E2 - E1। ये हमेशा अपर लेवल वाला लिखेंगे और ये हमेशा लोअर वाला लिखेंगे ताकि आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। राइट और हमने एनर्जी की वैल्यूज हाइड्रोजन के लिए निकाल रखी थी, फॉर्मूले से हमारे पास निकल जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर है। ओके मैं यहां पर एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी। हालांकि आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्या होता है जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम, ये फर्स्ट शेल में घूम रहा है, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ घूम रहा है, मुझे इसको इनफाइनाइट पे पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? इस ई शेल से इनफाइनाइट पर। तो मैं इसको कितनी एनर्जी दूं कि इनफाइनाइट पर पहुंच जाए? तो ये पता करो इनफाइनाइट पर पहुंचने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए इसको, 0। अभी कितनी है -13.6, यानी मैं इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं तो इसके पास टोटल एनर्जी बचेगी 0 और ये पहुंच जाएगा। तो मेरे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी ये आ गई एनर्जी। क्लियर? +13.6। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि एनर्जी जो होती है कहां भेजना है कि इनफाइनाइट पे भेजना है। कहां से भेजना है? किसी एन शेल से भेजना है। तो इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 माइनस एन शेल की एनर्जी कितनी है -13.6 Z/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई +13.6 Z/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है उसी में आपको प्लस लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको इनफाइनाइट पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए नोट करके। चलिए तो अब आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए ताकि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाए और इधर उधर के जितने भी प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Calculate ratio of radius of electron in second orbit of hydrogen atom to that of third orbit of lithium +2 ion। चलिए तो हमसे बोल रहा है कि हम मुझे रेडियस बतानी है। कौन सा? सेकंड ऑर्बिट। किसका? हाइड्रोजन का। इसका मुझे किसने ऑर्बिट से? थर्ड ऑर्बिट लिथियम +2। इसका मुझे आंसर चाहिए। तो मुझे पता है बेटा रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, रेशियो पूछा है तो मैं लिख सकता हूं रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। और अगर मैं सेकंड ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना है 1 डिवाइडेड बाय थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। तो इसके लिए करूंगा तो थर्ड ऑर्बिट कितना है 3 और लिथियम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 3। तो ये हो गया मेरे पास 4/3 एंड दैट इज योर आंसर। राइट, इजी है। चलिए और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फॉर हाइड्रोजन एटम
फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल इज, सेकेंड शेल की एनर्जी दे रखी है -5.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल, एंड एनर्जी ऑफ थर्ड शेल is -2.41 into 10 raised to the power -19 joule. Find wavelength of radiation emitted. Find wavelength of radiation emitted when electron jumps from third orbit to the second orbit. ध्यान से देखिए, अभी कहता है कि एक है सेकंड में, एक है थर्ड में, यानी कि ये E2 और ये E3, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर कूदता है, तो कितना जो लाइट निकालेगा उसकी वेवलेंथ चाहिए। मुझे पता है जो लाइट निकालेगा वो होगा E3 माइनस E2, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। E3 की वैल्यू कितनी है? -5.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 में से माइनस कर दीजिए E2, ये कितना है? -2.41 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा प्लस 5.42 में से इसको माइनस कीजिए, 2 में से 1 0 और ये 3.0, इतनी एनर्जी वो निकाल रहा है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन दो तरह से घूम सकता है, आप दो तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। पहला ये है कि hc/λ जो है, डेल्टा ई क्या है? निकलने वाली रेडिएशन की एनर्जी, यानी कि लाइट की एनर्जी, यानी कि फोटोन की एनर्जी, ये है 3.01 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इस चैप्टर में यूनिट का ही ध्यान रखना है, तो लैम्डा आ जाएगा मेरे पास hc/3.01 10 की पावर -19 जूल। अब या तो मैं h और c की वैल्यू रख देता हूं, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, है ना, m केस में, ओके। और लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है? 3.01 10 की पावर -19 जूल। अब थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि इस जूल से ये जूल कट जाएगा, इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। और चूंकि डेटा ऐसा दिया है कि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, 3.01 और 3 ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको मैं 1 मान लूं तो आंसर आ गया 6.62, 10 की पावर -34 -19 और 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -7 और आंसर है आपका मीटर में। क्लियर? यहां पे तो बेटा ये इजीली कट गया, इसलिए ये मेथड मुझे ज्यादा बेटर लगा, लेकिन हो ये भी सकता था कि आप hc/λ करें 3.01 इंटू 10 की पावर -19 जूल करें। फिर जैसा मैंने आपको hc की वैल्यू याद करवाई है 12,412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, आप इसको यूज करें, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इस जूल को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। मुझे इतना पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? तो डिवाइड कर दीजिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैं लैम्डा निकालता हूं। लैम्डा क्या हो जाएगा? hc डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, 3.1 10 की पावर -19 से -19 कट गया, अपॉन 1.6, और ये किसमें आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो वैल्यू मैंने आपको याद करवाई है, अगर आप वो रखते हैं तो ये आ जाएगा 12,412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। यूनिट से बचना है तो यूनिट बहुत अच्छे से सीख लेना, 3.01 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, यानी कि आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। और तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 6598 इंटू 98 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दिए, 6598 10 की पावर -10 मीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6.59 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब देखिए दोनों आंसर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, बट दोनों ही आंसर आपके सही मान लिए जाएंगे।
ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पर ये देखना कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलिए, अगर जूल में दिया है तो जूल में चलिए, बट कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज, ionization energy of helium plus is 19.6 into 10 raised to the power minus 19 joule per atom. Calculate energy of first orbit of lithium plus 2. Calculate energy of first orbit of lithium plus 2. चलिए, अब इसने ये दिया है कि हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी दी है। और आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसमें से माइनस हटा दो, ये होगी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। अभी भी पढ़ा था लेक्चर जब शुरू करा था, तो ये बोलता है, तो हमें ये पता लग गया कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, खत्म है ना। रेशो लेना है तो दिक्कत ही नहीं है, तो मैं हीलियम के लिए लिख देता हूं, पहले हीलियम के लिए z कितना है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ये कौन है, किसके लिए पूछा है आपसे, लिथियम के लिए, लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट, तो लिथियम प्लस 2 फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि 1, और z कितना है आपका 3, तो इसके लिए आप लिथियम के लिए निकाल दीजिए, z कितना है 3 का स्क्वायर और फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 4/9। अब ये वैल्यू दे रखी है आपको कि 19.6 10 की पावर -19 अपॉन लिथियम के लिए 4/9, तो लिथियम वाला निकाल दीजिए, बस हो जाएगा आंसर। तो E लिथियम प्लस 2 9/4 टाइम्स ऑफ 19.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये मेरे पास लिखा हुआ है 44.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल, एंड दैट इज योर आंसर। अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। आइए, तो बेटा स्पेक्ट्रम, पहले इस वर्ड को समझ लीजिए क्योंकि वर्ड ही नहीं समझ में आता है। तो स्पेक्ट्रम का जनरल रेफरेंस की अगर बात करें, जनरल बोलचाल की भाषा में बात करें, तो हम कहते हैं एक रेंज। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, रेंज। हम कहते हैं कि यार कि कोई जो पढ़ाता है वो फिजिक्स पढ़ाता है तो उसका स्पेक्ट्रम है फिजिक्स, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाता है तो उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी बायो। क्लियर, कोई एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करती है तो हम कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसका जो है वो उसकी रेंज है, वो स्पेक्ट्रम है। कोई ग्राम नेगेटिव पे काम करती है उसका वो स्पेक्ट्रम है, जो दोनों पे काम कर जाए वो वाइड स्पेक्ट्रम है। ऐसे ही लाइट के रेफरेंस में भी हमें स्पेक्ट्रम की बात करनी पड़ती है, उसकी रेंज की बात करनी पड़ती है। तो बेटा सन से जो लाइट आती है उसकी रेंज क्या है, वो है विबग्योर, याद होगा आपको। फिर रेड से भी ज्यादा रेड इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। इधर की तरफ चले तो वॉयलेट से भी ज्यादा वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज, और फिर कॉस्मिक भी आती हैं बट वो नहीं लिखता है। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये हम देख सकते हैं। अगर हम गामा रेज से इधर की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम सिर्फ लाइट में ये सारी चीजें होती हैं, हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ही देख पाते हैं, दैट इज विबग्योर वाला पार्ट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, बट उससे पहले छोटी मोटी बातें समझते हैं।
क्लियर? एक लाइट में इतनी सारी चीजें होती हैं। जब मैं कहता हूं आपसे कि मैंने ग्रीन कलर की लाइट डाली, तो बेटा इसका मतलब होता है मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जो सिर्फ एक कलर की है, उसकी एक वेवलेंथ है। जब मैं कहता हूं कि मैंने व्हाइट लाइट डाली है, तो इसका मतलब है आपने ये सातों कलर मिक्स करके डाल दिए हैं, और फिर ये प्रिज्म में से जाते हैं तो सातों के सातों अलग हो जाते हैं, तो वो अलग स्पेक्ट्रम बनता है। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब समझने वाली बात क्या है वो समझते हैं। अब देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बहुत ध्यान से समझना, एक ही बार में आ जाएगा। हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या करा, यहां से लाइट डाली, सिंगल वेवलेंथ की नहीं डाली, हमने कई सारी वेवलेंथ मिला करके लाइट डाली। एक ये डाल दी जिसकी वेवलेंथ λ1, एक ये डाल दी जिसकी वेवलेंथ λ3, एक ये डाल दी जिसकी वेवलेंथ λ4, एक ये डाल दी जिसकी वेवलेंथ λ5, λ6, और बीच बीच में मैंने और भी डाली, ये भी डाल दी जो λ2 को बता रही है, ये अलग लाइट डाल दी, ये वाली अलग डाल दी λ4 की, ये λ5 की थी, और ये λ6 की। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अलग अलग लाइट डाल रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 वेवलेंथ वाली लाइट डाल दी। क्लियर? अब आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा और उसको इतनी एनर्जी मिली कि वो इस शेल में जा सकता है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और वो वाली लाइट ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा जो इसको यहीं पर यहां तक ना पहुंचा सके या वहां तक ना पहुंचा सके। क्लियर? ओके। अब क्या होता है, सपोज कीजिए इस इलेक्ट्रॉन को ये वाली लाइट मिली और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और ये चला गया ऊपर। ठीक है, ये वाली लाइट इसने एब्जॉर्ब ही नहीं करी, ये इधर आ गई। फिर कोई और इलेक्ट्रॉन था, अच्छा ये वाली लाइट भी इसने एब्जॉर्ब नहीं करी, ये भी इधर आ गया। ब्लू वाली लाइट भी आपको ऐसे कैसे मिल गई। फिर इस वाले ने रेड वाली लाइट एब्जॉर्ब करी और ये मैंने माना यहां पर पहुंच गया इस वाले शेल पे। ठीक है, बाकी लाइट आपके पास ऐसे मिल गई। अब जब आप इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लेंगे तो क्या होगा, अब आपको इस फोटोग्राफिक प्लेट पर λ1 मिल जाएगा, आपको ये ग्रीन वाली लाइट नहीं मिलेगी, तो वहां पर मैंने बना दिया डार्क। ठीक है, आपको λ1 मिल गया, ये डार्क। आपको λ3 भी मिल गया, तो मैंने इसको बना दिया λ3। फिर आपको λ4 भी मिल गया, मैंने उसको भी बना दिया λ4। फिर आपको λ5 भी मिल गया, मैंने उसको भी बना दिया λ5। बट आपको λ6 नहीं मिला, λ6 की जगह आपको मिल गया ब्लैक। ये देखिए, ये λ6। फिर आपको λ7 भी मिल गया। यानी कि बेटा आपको जो वेवलेंथ मिल रही है उसमें कुछ डार्क बैंड मिल रहे हैं, जो लाइट आपको मिली ही नहीं, और ये डार्क बैंड, और कुछ व्हाइट बैंड मिल रहे हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि जो लाइट आपने डाली उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होने के बाद में ये रेंज आपको मिली है। क्लियर? चलिए, क्या इसमें सारी वेवलेंथ मिली है? नहीं मिली, तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। चूंकि इसमें लाइनें मिलती हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। यानी कि एक एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? लीनियर स्पेक्ट्रम। तो ये तो हुआ हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस नीचे कूदेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस नीचे कूदेगा, तो इसने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करा था, तो ये फिर से ग्रीन लाइट को एमिट कर देगा। ये देखिए, ये इसने ग्रीन लाइट एमिट कर दी। ये रेड लाइट को फिर से एमिट करेगा, ये देखिए। अब क्या होगा आपको,
जब आप यहां देखेंगे तो क्या होने वाला है, लैम्डा 1 आपको नहीं मिलेगा, यानी कि लैम्डा 1 की जगह आपको ब्लैक मिल जाएगा। लैम्डा 2 जो पहले एब्जॉर्ब हो चुका था वो आपको अब मिल जाएगा, ये मिल गया लैम्डा 2। बाकी आपके लिए लैम्डा 3 भी ब्लैक आएगा, लैम्डा 4 भी ब्लैक आ जाएगा और लैम्डा 5 भी ब्लैक आ जाएगा, बट लैम्डा 6 आपको मिलेगा रेड वाला जिसने एब्जॉर्ब करा। बाकी लैम्डा 7 भी आपको ब्लैक मिलने वाला है। ये देखिए, ठीक है। अब आप समझिए कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको डार्क लाइन मिल रही थी वही इस बार ब्राइट मिली है। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि वही लाइट इसने एमिट कर दी, इसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें भी हमें लाइनें मिली हैं, क्या इसमें सारी लाइनें मिलेगी, सारी वेवलेंथ मिलेगी? नहीं, तो ये भी आपका डिसकंटीन्यूअस ही कहलाएगा। क्योंकि इसमें भी लाइनें मिली हैं, इसको भी हम बोलेंगे लीनियर स्पेक्ट्रम। तो दो तरह का स्पेक्ट्रम है, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। एटम का स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकंटीन्यूअस होता है, यानी कि कुछ लाइटें आपको नहीं मिलेंगी और वो जो डार्क बैंड मिलेंगे वो आपके बताएंगे कि ये वाली लाइट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर चुका है, और वही लाइट जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो उसको एमिट कर देता है। ये होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा वाला? एमिशन। एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पर जंप कराएंगे। क्लियर? तो हेडिंग लिखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और स्कूल्स में ये काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, लिख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं ये मानता हूं कि मेरे पास ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 1, फिर मेरे पास दूसरा है n इज इक्वल टू 2, फिर तीसरा है n इज इक्वल टू 3, चौथा है n इज इक्वल टू 4। इनके बीच की डिस्टेंस में कम करता जा रहा हूं, फिर है 5, ऐसे ही 6। तो इस तरह से मेरे पास कई सारे शेल्स हैं। ऐसे करते 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 ये मेरे पास आ गया इनफाइनाइट शेल। ठीक है, चलिए अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन इस वाले से यहां पर कूदता है तो आपको लाइट मिलेगी? मिलेगी। अगर लाइट यहां से कूदता है इलेक्ट्रॉन तो भी आपको लाइट मिलेगी, यहां से कूदता है तो भी आपको मिलेगी, यहां से कूदता है तो भी आपको मिलेगी, और ऐसे ही इनफाइनाइट से कूदता है तो भी आपको लाइट मिलेगी। यानी कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर कूदता है तो आपको लाइट मिल रही है अलग अलग वेवलेंथ की, क्योंकि ये एनर्जी अलग है, ये एनर्जी अलग है। इसमें ये वाली एनर्जी वाली लाइट मिलेगी, इसमें ये वाली एनर्जी वाली, इसमें ये वाली जो गैप है, और एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा। अगर एनर्जी अलग अलग है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, यानी कि ये जितनी भी लाइटें मिल रही हैं आपको, ये आपको अलग अलग वेवलेंथ की मिलेगी। ठीक है, अब चूंकि ये एनर्जी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो ये वाली जो होगी लाइन, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और जहां पर एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ये होगी आपके पास मिनिमम वेवलेंथ। ये होती है हमारे पास फर्स्ट लाइन, और ये हमारे पास है लास्ट लाइन। ये स्पेक्ट्रम जिस साइंटिस्ट ने स्टडी करा था उसके नाम पर इसको बोल दिया गया लाइमन सीरीज। कि सर क्या मतलब? लाइमन सीरीज का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कहां कूदेगा? फर्स्ट शेल में। कहां से? सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी कूदे, लेकिन अगर वो फर्स्ट शेल में कूद रहा है तो वो पूरी जो लाइट मिलेगी आपको वो लाइमन सीरीज की लाइट कहलाएगी। और लाइमन सीरीज में कई सारी लाइट्स मिलती हैं, जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ इसकी होती है जब
सेकंड से कूदता है और मिनिमम तब होती है जब वो इनफाइनाइट से कूदता है। ये इसकी लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन और इस सेकंड लाइन। और ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से एक भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है और हम सिर्फ विबग्योर ही देख पाते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक साइंटिस्ट ने और स्टडी करी इसने, उसने कहा कि जब सेकंड वाले पे कूदता है इलेक्ट्रॉन तो थर्ड वाले से भी कूद सकता है, फोर्थ वाले से भी कूद सकता है, फिफ्थ वाले से भी कूद सकता है। तो कितनी एनर्जी निकालेगा? इतनी, जो इसका डिफरेंस है। और ये एनर्जी Hc/λ, चूंकि ये डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ आपको मैक्सिमम मिलती है। ये भी आपके पास फर्स्ट लाइन कहलाती है। और इसके बाद वो इनफाइनाइट से कूदेगा, इसकी वेवलेंथ आपको मिनिमम मिलती है और ये कहलाती है इसकी लास्ट लाइन। और ये लाइट आपको देखने को मिलती है, आप इसको विजुअली देख सकते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करी थी उसको हमने बोला था बामर। तो इस लाइन को हम बोलते हैं बामर सीरीज। आपसे बोलता है लाइमन सीरीज कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कूदता है तो लाइमन सीरीज मिलती है। कहता है बामर कब मिलती है? कि जब अपर एनर्जी लेवल से सेकंड वाले पे कूदता है तो बामर मिलती है। और ये सारी लाइट की वेवलेंथ विजिबल रीजन में होती है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही और साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करी, उसने इस बार थर्ड वाले पे कूदाया। तो यहां से कूद सकता है फोर्थ से, फिर ये फिफ्थ से भी कूद सकता है, सिक्स से भी कूद सकता है और इनफाइनाइट से भी कूद सकता है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये आपको विजिबल रीजन में मिल रही है, तो आप मुझे बताइए ये आपके पास मैक्सिमम होती है, ये आपके पास क्या होती है? मिनिमम होती है वेवलेंथ। तो ये जो आपके पास है ये बेसिकली वॉयलेट कलर की लाइट मिलेगी और ये जो मैक्सिमम वाली है ये आपको मिलेगी रेड। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। ठीक है, ऐसे बता रहा हूं आपको। तो जिस साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करी उसको हम बोलते हैं पाश्चन, इसीलिए इस लाइन का नाम पड़ा पाश्चन सीरीज। ठीक है, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में ये जाती है। ठीक है, ऐसे ही और साइंटिस्ट आए, उन्होंने फोर्थ वाले में कूदाया इस बार। कहां से? फिफ्थ से। फिर सिक्स से कूदाया, फिर सेवन से कूदाया, सेवन भी बना दूं चाहो तो एक, इस तरह से, और फिर इनफाइनाइट से कूदाया। ठीक है, तो ये बना आपके पास ब्रैकेट सीरीज और ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन में मिली। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और एक और लिख लीजिए, एक और साइंटिस्ट था बेचारा, उसने इस बार फोर्थ पे कूदाया, फिफ्थ से कूदाया, सिक्स से कूदाया, सेवन से कूदाया, सेवन भी बना लो चाहो तो, एट से कूदाया, ऐसा करके इनफाइनाइट से कूदाया। ये जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसको हम बोलते हैं फन, पी फन भी बोलते हैं कई बार इसको, फन सीरीज। और ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन में ही मिली। एक और आगे बोली जाती है हम्फ्री, बट वो अब हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। तो क्या पढ़ा आपने? हमने ये पढ़ा कि इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन एटम की जो गैस थी उसको लेकर के उसमें से उसको एक्साइटेड करने के बाद में उसका स्पेक्ट्रम इन्होंने बनाया। अलग अलग साइंटिस्ट थे हमारे पास, लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फन है, हम्फ्री है, इन्होंने स्टडी करी। लाइमन ने सिर्फ इस बात पे ध्यान रखा कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कूद रहा है तो क्या हो रहा है। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से या इनफाइनाइट से ही क्यों ना, अगर फर्स्ट शेल में कूद रहा है और वो जो लाइट निकालता है उसकी वेवलेंथ उसने स्टडी करी और ये देखा कि वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आया। इसीलिए इन सारी लाइनों को इन्होंने लाइमन सीरीज कहा गया। आपसे बोलता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब मिलती है? जब वो सेकंड से फर्स्ट में कूदता है। मैं बोलूं कि लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन कब मिलती है? जब वो थर्ड से फर्स्ट में कूदता है। कहता है कि थर्ड लाइन कब मिलती है? जब वो फोर्थ से फर्स्ट में कूदता है। क्लियर? ये लाइमन ने स्टडी करी थी, इसने हमने लाइमन सीरीज की बात कर दी। ऐसे एक और साइंटिस्ट था बामर। बामर ने जब इसकी स्टडी करी तो उसने इस चीज का ध्यान रखा कि सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन कूदना चाहिए।
चाहे वो थर्ड से कूदे, चाहे फोर्थ से, चाहे कहीं से भी कूदे, और उसने जो लाइट देखी, वो लाइट का जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में काउंट हुआ, वो दिखा उसको, विबग्योर जैसे दिखता है आपको, तो उस सीरीज को हमने बामर सीरीज कहा गया। आपसे बोलता है बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन कब मिलती है? जब वो सेकंड में कूदेगा, कहां से? थर्ड से। सेकंड लाइट कब मिलेगी? जब वो फोर्थ से कूदेगा। और पहली वाली लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है। फिर सेकंड लाइन में एनर्जी गैप बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप बढ़ता जाता है वेवलेंथ कम होती जाती है। ऐसे एक और साइंटिस्ट है पाश्चन, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड में कूदेगा तो मैं स्टडी करूंगा, तो उसने स्टडी करा, उसको पाश्चन सीरीज बोला गया, और वो भी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में आई। फिर आगे की सारी इंफ्रारेड रीजन में आई, सिर्फ ये वाली हमारे पास विजिबल रीजन में आई, इसलिए पूछ लेता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, तो इसको लिखने के लिए भी आएगा, तो उसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा, बाकी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, आराम से लिखा होता है। लाइमन सीरीज कब? जब वो फर्स्ट में कूदता है ऊपर से कहीं से भी। बामर कब? जब वो सेकंड में कूदता है। पाशन कब? जब वो थर्ड में। ब्रैकेट, फन, हम्फ्री, इसमें से दिखती कौन सी है? बामर वाली। ठीक है, सबसे पहली लाइन की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या होनी चाहिए? रेड। और सबसे लास्ट वाली वॉयलेट। चलिए अब इसकी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी सेकंड या किसी E2 से E1 में कूदा है जब हमने एमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी करी है, और यहां से जो लाइट निकली है उसका फॉर्मूला था डेल्टा E, E2 माइनस E1। क्लियर? अब मैं इसकी स्टडी करता हूं। मुझे पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला, याद कीजिए मैंने एक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सा लिखवाया था, एक बार वो लिख लेता हूं। ये था एनर्जी का फॉर्मूला, था हमारे पास 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर अपॉन। तो आप एक बार याद कीजिए, जब हमने एनर्जी का डेरिवेशन करा था, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो बोहर की कैलकुलेशन में करा था, उसमें एनर्जी का ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला हो गया -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि कितनी एनर्जी निकलती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? E2 माइनस E1। E2 है तो मैं इसको लिख दूंगा E2 के लिए -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 एच स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन एटम है तो इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सिमिलरली E1 -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4, जेड की वैल्यू 1 रख देता हूं क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एच स्क्वायर एन 1 स्क्वायर। अब मैं निकालता हूं E2 माइनस E1। E2 माइनस E1, तो E2 रखता हूं मैं -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 एच स्क्वायर एन 2 स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 एच स्क्वायर एन 1 स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीज तो कॉमन आ जाएगी, तो 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 एच स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आ गई डेल्टा ई। और इस एनर्जी जो निकलती है इसका फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा, और मुझसे पूछ लेता है वेवलेंथ, तो मैं लैम्डा निकालने का एक फॉर्मूला निकाल सकता हूं 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 h क्यूब c 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और इस पूरी चीज को, अच्छा इसको मैं z लिख देता हूं, है ना, बाद में हम डाल देंगे वैल्यू ताकि हम कहीं भी इसको यूज कर सके। ठीक है, तो यहां भी मैं z स्क्वायर, यहां भी अभी z स्क्वायर, यहां भी z स्क्वायर, यहां भी z स्क्वायर, वरना ये हाइड्रोजन पे लग के रह जाएगा, हम किसी के लिए भी इसको यूज कर लेंगे। इस पूरे को हम कहते हैं रीडबर्ग्स कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। लिख लीजिए इसको। आइए, तो इसका मतलब मेरे पास अगर वेवलेंथ निकालना है तो मेरा पास फॉर्मूला हो गया आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है? रीडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अब इस पे अच्छा 1/, वेवलेंथ को हम बोलते हैं न्यू बार, यानी कि वेव नंबर। तो वेव नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट निकाल देना, अगर वेवलेंथ पूछेगा तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। और आर को जब आप उल्टा करते हैं तो मुझे डायरेक्ट याद है 912 एंगस्ट्रॉम याद कर लेना। आर है ना 1/12 क्या होता है? 912 एंगस्ट्रॉम। अब सुनिए, आपसे बोलता है, देखो बेटा सबका दाता राम। देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर कैसे करना है ये बताइए। मुझे पता है निकलने वाली एनर्जी E2 माइनस E1 दैट इज hc अपॉन लैम्डा E2 माइनस E1। अगर आपको E2 और E1 की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो आप इससे कर दीजिए। अगर E2 एंड E1 पता है तो आप इससे कर दीजिए। लेकिन अगर वो नहीं पता है तो आप इसमें E2 और E1 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते 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 आप यहां पहुंच जाएंगे। आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, ये फॉर्मूला इसी का बच्चा है। फिर आप बोलोगे सर इससे निकाले या इससे, बेटा दोनों एक ही है। अगर आपको E2 E1 डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। अब फिर हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए एक छोटी सी चीज और पढ़ लीजिए ताकि वो खत्म हो जाए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। लिखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीसरे से पहले में कूदता है तो आपसे बोलता है बताइए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, मतलब कितने तरीके की लाइट मिलेगी, कितने तरीके की वेवलेंथ मिलेगी, या कितने तरीके का फोटोन मिलेगा। तो हो क्या सकता है, तीसरे से पहले में कूदे, या तो ये डायरेक्ट ही कूद जाए तो इतने गैप के हिसाब से एक आपको स्पेक्ट्रल लाइन ये मिल जाएगी जिसकी वेवलेंथ अलग होगी। हो ये भी सकता है वो पहले सेकंड में कूदे फिर यहां से कूदे, तो ये गैप अलग है, इसकी लाइट मिलेगी अलग, तो ये हो गया सेकंड, इसकी लाइट अलग मिलेगी, इसके हो गया 3। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट कूद जाए या ऐसे कूदे, यानी कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है? 3। इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपसे कि फोर्थ से कूदा है, फोर्थ से 1 में कूदा है, तो बताइए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है? तो आप देखिए या तो 4 से डायरेक्ट कूद जाएगा तो एक ये मिल जाएगी, या 4 से 3 में कूदे, 3 से 2 में कूदे, 2 से 1 में कूदे, हर एक लाइन अलग अलग मिलेगी, तो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। ओके, अब हो ये भी सकता है कि यहां से यहां कूदे और फिर डायरेक्ट यहां कूद जाए, तो ये वाली तो आपने 2 नंबर पर काउंट कर रखी, तो इसको छोड़ दीजिए, एक ये वाली मिल जाएगी 5th। क्लियर? हो ये भी सकता है कि वो पहले सेकंड में कूदे और फिर यहां कूद जाए, तो ये वाली तो आपने काउंट कर रखी है, ये वाली छूट गई है, तो ये हो गई 6। समझ रहे हो? यानी कि वो कितने तरीके से कूद सकता है, वो सारे के सारे हमारे स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं। तो 6 हो गया, समीशन ऑफ 4 - 1 यानी कि 3 3 2 3 तो 5 और 6। क्लियर? तो ये हमें निकालनी आनी चाहिए। अब ऐसे निकालोगे तो कई बार गड़बड़ होती है, कई बार डबल हो जाता है, तो आप याद कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ n2 माइनस n1। कि सर ये समीशन क्या है? समीशन इजी है। अगर इस केस में देखो कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे कि 3 से 1 में कूदता है तो समीशन ऑफ 3 - 1 यानी कि कितना है 2, और इसका मतलब ये होता है 2 + 1 + 0 कर दो यानी कि 3 ही था आंसर। इसमें करो, कहां से कूदा है 4, कहां को कूदा है 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब इसको कैसे लिखोगे 3 + 2 + 1 कितना आ गया 3 तो 5 और 1 6। देखो 6 लाइन है। क्लियर?
जैसे क्वेश्चन कीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम sixth excited state to the second excited state. Sixth excited state to the second excited state. इसका क्या मतलब है? सिक्स एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना हो गया? 7. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना हो गया? 3rd. याद कीजिए, ये होता है ग्राउंड और ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसको हम n=2 कहते हैं, है ना? तो 6 से सेकेंड यानी कि ये हो गया n2, ये हो गया n1. तो समीशन ऑफ 7 - 3 समीशन ऑफ 4 यानी कि आंसर हो गया 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 4 3 7 8 9 1 10 आंसर है. देख लीजिए. ठीक है, तो मतलब स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला है समीशन ऑफ n2 - n1. और अगर आपका आंसर 4 आता है तो 4 + 3 + 2 + 1 कर दीजिए. अगर 5 आता है तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर दीजिए. इस तरह से निकल जाता है. कहां से कहां कूदता है वो ध्यान रखना. और बोला क्या है, अगर बोला है सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट तो 7 रख देना. अगर मैं बोलता हूं, लिख लीजिए क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ excited state to ground state, calculate number of photons या calculate number of spectral line. तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब कहां से कूद रहा है? फिफ्थ से. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? 1. तो आपके पास क्या आ गया? समीशन ऑफ 5 - 4 यानी कि 4. 4 + 3 + 2 + 1 4 3 7 8 9 और 1 10. दैट इज योर आंसर. चलिए क्वेश्चन लिखिए. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. आइए करके देखिए पहले एक बार. चलिए, क्या बोलता है? बामर सीरीज. पहले तो समझिए बामर सीरीज क्या होती है. आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां कूदता है? सेकंड शेल में. कहां से कूदे? 3rd से, 4th से, कहीं से भी कूद सकता है. 3rd 4th 5th 6th 7 इनफाइनाइट, कहीं से भी कूद सकता है. तो बोलता है लास्ट लाइन. फर्स्ट लाइन कब होती है? जब ये 3 से कूदे. लास्ट लाइन कब? जब वो इनफाइनाइट से सेकंड में कूदे. यानी कि मेरे को ये पता करना है कि जब वो ई इनफाइनाइट से ई सेकंड पे कूदता है तो क्या होता है. मुझे निकालना है वेवलेंथ. मैंने लिखा 1/r 1/λ r z², 1/n1² - 1/n2². कहां कूदा है? सेकंड में, यानी कि n की वैल्यू होगी 2. कहां से कूदा है? यानी कि इनफाइनाइट से. तो 1/λ r हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसलिए 1 का स्क्वायर. कहां कूदा है? 2 का स्क्वायर और ये हो गया 0. क्लियर. अब देख लीजिए 1/λ r, ये कितना हो गया? r/4 यानी कि लैम्डा आ गया 4/r एंगस्ट्रॉम. या तो यहां आंसर छोड़िए, ऑप्शन में ये भी मिल जाता है, लेकिन r की वैल्यू आपको पता है. 1/r की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 912. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. एंगस्ट्रॉम देख लीजिए. अच्छा, अब अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं कि सर हमें अगर डायरेक्ट एनर्जी याद हो तो कर सकते हो, डेल्टा ई. ओके, तो अब इसमें क्या कूद रहा है इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट से यहां कूद रहा है n = 2 पर. तो याद कीजिए हम क्या करते थे? E = E2 - E1. E2 क्या है? ऊपर वाला, उसकी एनर्जी क्या है? 0. कहां कूदा? सेकंड में. तो हाइड्रोजन के लिए सेकंड शेल की एनर्जी कितनी होती है? याद कीजिए
पहली होती है -13.6, फिर होता है -3.4, तो ये मैंने लिख दी -3.4 फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया मेरे पास डेल्टा ई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई में मैं लिख दूंगा Hc अपॉन लैम्डा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा कैसे निकलेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन Hc। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, Hc मुझे पता है 12412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा कैसे होगा Hc अपॉन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc की वैल्यू में लिख दूंगा 12412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इसको जब आप काटोगे तो मेरे पास आंसर है 3650 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए कितना क्लोज आंसर है कि सर दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, ये वैल्यूज हम एप्रोक्सीमेट ही काउंट करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 3658 की जगह आपके पास 3947 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। लास्ट डिजिट में थोड़ा सा चल जाएगा, अदरवाइज सारा सेम आना चाहिए। आप ऐसा करना चाहें ऐसे कर दीजिए, आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर ये होता है, इजीली निकल जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन कीजिए, लिखिए कैलकुलेट रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, calculate ratio of the wavelength if electron jumps from fourth excited state, if electron jumps from fourth excited state to the ground state in hydrogen atom to the wavelength, if electron jumps from third excited state to from the third excited state to the first excited state in helium plus atom, in helium plus atom। करके देखिए एक बार, देखिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं ढंग से तो आपको आ जाना चाहिए। देखिए अब मुझे बोलता है कि दो कंडीशन दी, क्या क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि 5 से कहां कूद रहा है, फोर्थ एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट यानी कि 1 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से जंप करता है तो जो लाइट निकलती है उसका वेवलेंथ आपको चाहिए। ठीक है, मैं निकाल देता हूं 1 अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा 1 आर हाइड्रोजन एटम है तो इसको मैं लिख दूंगा 1, तो किससे कूदा 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 आ गया आर 1 माइनस 25, तो ये हो गया आपके पास 25 24 अपॉन 25 आर, यानी कि लैम्डा 1 हो गया 25 अपॉन 24 आर। ये पहली बात हो गई। फिर ये बोलता है इलेक्ट्रॉन कहां से कूदा, लिथियम प्लस में ये कूदा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि फोर्थ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि 2 में, यानी कि बामर सीरीज में कूदा है। इसके लिए वेवलेंथ चाहता है, मैंने ठीक है इसके लिए मैं लैम्डा 2 मान लेता हूं और फॉर्मूला में लगा देता हूं 1 अपॉन लैम्डा 2 आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आर लिथियम है, जेड की वैल्यू 3 रख दूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कहां से कूदा है 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपके पास 9r 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, 9r बाई 4 1 माइनस 1 बाई 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया मेरे पास 3/4, तो ये हो गया 3 इंटू 9r अपॉन 16 27r अपॉन 16, तो लैम्डा 2 हो गया मेरे पास 16 अपॉन 27r। अब क्वेश्चन में बोला है कि आप इसका रेशो ले लीजिए, तो ले लो यार रेशो, उसमें रेशो ले लो, कैलकुलेशन एक बार बेटा चेक कर लेना है ना। 25/24 इंटू आर और लैम्डा 2 क्या है 16 27 आर, आर से आर कट गया, फिर आप अपनी मैथ्स लगा दीजिए,
मतलब जैसे भी आपको लगे कि ये 3 से काट दीजिए 9, तो 9 इंटू 25, इसको 3 से काट दीजिए 8, 16। अब इसको सोल्व करते रहिए अपने हिसाब से। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप इस तरह क्वेश्चन निकालिए और करना शुरू कीजिए। आप एक रजिस्टर में करिए, या आप प्रदीप से करिए, या कॉम्पिटिटिव सेक्शन जिसमें आईआईटी जेईई के क्वेश्चन है वहां से करिए, बट कीजिए। और अभी तक आप डाउट नहीं भेज रहे हैं तो आप मुझे डाउट भेजिए, ठीक है, तभी आएगा। 10th से अभी आप 11th में आए हैं, चीजें बहुत 10th और 11th का जंप ये होता है बेटा, तो मुश्किल तो है, बट मेहनत कीजिए। न्यूमेरिकल करेंगे तो ही फिजिक्स आएगी, तो ही केमिस्ट्री आएगी। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। समझिए, इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा, 2 बार। इसमें मैंने स्पेक्ट्रम समझाया है, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे टफ हो जाता है कि स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है। फॉर्मूले याद कीजिए, बार बार लेक्चर को रिवाइज कीजिए, पुराना वाला दोबारा देखिए, बट करना शुरू कीजिए। चीजें टफ हैं, एक बार में नहीं क्लियर होती। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, पूछिए मेरे सुबह शाम, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, बट इट रिक्वायर हार्ड वर्क। You have 2 options, either you can say yeah, either tough है, छोड़ो भाड़ में जाने दो, either fight it, so option second बेटर है, fight it। ठीक है बेटा, ध्यान से कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।